गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 353 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर। ठीक है, जहाँ तक हो गया था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्या है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया। बिल्कुल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का पहला प्रयास किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक प्रश्न यह है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। ठीक है, पहला वाला गलत है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो हुई थी, लेकिन वो कब हुई थी? 1774 में हुई थी। इसने 1773 में लिख रखा है, मतलब अगले वर्ष हुई थी। तो पहला गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो कथन एक गलत है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया था, परंतु इसकी स्थापना हुई थी 1774 में कलकत्ता में। ठीक है, ना कि 73 में, अगले वर्ष हुई थी। और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। 1774 में कलकत्ता में पहली बार एलिजा एम्पे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। बताना कि इनमें से उपरोक्त में से कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किए गए। पहला है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करना, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या क्या हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय व्यवस्था। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू नहीं किया गया था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांत में तो समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। तो 2, 3, 4 हो जाएंगे, एक को एलिमिनेट करके बिल्कुल आपको पूरा उत्तर मिल जाता। तो कथन एक असत्य, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अधिनियम 1919 में लागू की गई प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले तथा कबायली क्षेत्र आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई? कौन सा अधिनियम था वो जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो ब्रिटिश शासन के प्रांतों एवं उन देशी रियासतों जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते थे से मिलकर बनने वाला था। देखिए, 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के बीच होना था। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी, परंतु यह अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में ना आ सका, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कुछ भी करके पूछ लेगा, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 लिखकर पूछ लेगा। ठीक है, तो इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई।
तीसरा है इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। क्या नहीं किया गया ये तो बताना है ना। हाँ, कौन सा गलत है? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में पहला वाला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, ये सी वाला गलत है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तोड़ी की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तो 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें याद रखिए। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 प्रांतों में, 1935 केंद्र में। तो कथन सी गलत है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में। पहला है विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन से भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कथन सत्य हैं? देखिए, भारत परिषद अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 या मार्ले मिंटो अधिनियम एक बात है, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड तो वो 1919 वाले को कहा जाता है। तो तीसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, कटेगा क्या? 2 जाएंगे, 50% मिल जाएगा आपको। विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, गलत है पहला वाला। 1909 के अधिनियम के तहत केवल सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, बी। तो कथन 1 और 3 गलत है यहाँ पर, क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार मिला था भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, ठीक है, ना कि 1909 के द्वारा। और बजट पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, 1892 के तहत हुई, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अथवा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये 1909 के तहत किया गया, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार या अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ना कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का है। मार्ले भारत सचिव एवं मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। मार्ले मिंटो में जो मिंटो है वो भारत के वायसराय और जो मार्ले हैं वो भारत सचिव। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस अधिनियम की ओर इशारा कर रही हैं? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्या रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है? नहीं। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हो रही है? नहीं। क्या भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात हो रही है? नहीं। भारत शासन अधिनियम 1858 की बात हो रही है ये, ठीक है। 1858 की बात हो रही है, पढ़ लीजिएगा उसको फिर से, क्योंकि वही चीज़ लिखनी पड़ती है एक्सप्लेनेशन में भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किस अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया? यह परिषद एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। किसकी बात हो रही है? किस अधिनियम की बात हो रही है? इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935 या चार्टर अधिनियम 1813? चार्टर अधिनियम 1813 की बात नहीं हो रही है, ना ही इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 की बात हो रही है। इनमें से कोई एक उत्तर है। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यह परिषद एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था।
गवर्नर जनरल का पद इसी के तहत है। गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाने लगा क्योंकि इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था और गवर्नर जनरल अब सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कौन सा अधिनियम है? ये एक चार्टर अधिनियम था। कुल मिलाकर 4 चार्टर हुए। पहला चार्टर था 1793 में और अंतिम चार्टर था 1853 का। इसके बीच में 2 चार्टर हुए, 1813 का चार्टर और 1833 का चार्टर। दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बनते हैं उनसे। इसका उत्तर फिलहाल चार्टर अधिनियम 1853 है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 1853 के दौरान किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में जो है ये अंतिम चार्टर था 1853 का। इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। ठीक है, अगले ही साल। देखिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया 1853 के चार्टर में। और 1853 के चार्टर के द्वारा ही बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई एवं गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ था। ये करेक्ट है। ये दूसरा वाला गलत है। पूर्णता एकाधिकार थोड़ी समाप्त हुआ था, चाय का तो बना रहा था ना। पूर्णता तो 33 में समाप्त हुआ था, अगले चार्टर में। तो कथन भी गलत है क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु ठीक है, चाय एवं चीन पर कंपनी का अधिकार जो है, जो व्यापारिक अधिकार है, वो बना रहा था। तो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। पूर्णतः समाप्त हुआ था 1833 के चार्टर में, अगले चार्टर में। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को धर्म, वंश, रंग या जन्म आदि के आधार पर कंपनी में किसी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, जिस पर पूर्णतः जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, आंशिक रूप से 1813 में, और चाय तक का हटा दिया गया था 1833 के चार्टर में। और ये दोनों काम भी इसी चार्टर के तहत हुए थे। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दोनों कथन सही हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1833 का चार्टर में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को उसके धर्म, उसका वंश, उसका रंग, उसका जन्म आदि के आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए भी जो है अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था, इन चीज़ों के आधार पर। परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण जो है इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर यह प्रावधान प्रशासन में भागीदारी का मुख्य आधार बना। ठीक है, तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, ये बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। इनका कम से कम 2 बार पढ़ना इनको। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।